हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सैठालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। हम बात करने वाले हैं भारत की स्पेस एजेंसी, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो के आगामी अंतरिक्ष मिशन जो कि 2022 में होने हैं। इसरो के वो मिशंस विच आर शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन 2022, उनको हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, तीन इंपॉर्टेंट मिशन जो है वो इसरो टेकअप करने वाला है 2022 में। ये मिशन कौन कौन से हैं, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है और एग्जाम में किस तरीके से ये हमसे पूछे जा सकते हैं, इन सभी बातों पर हम इस आर्टिकल में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर मैं आपको देने जा रहा हूं। भारत के भूगोल की अगर हम बात करें, इंडियन ज्योग्राफी, आप सभी जानते हैं सिविल सर्विसेज चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, ज्योग्राफी का कंपोनेंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें भारतीय भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी का जो पार्ट है उसको इस करने के लिए, उसको मास्टर करने के लिए स्टडी आईक्यू ने स्पेशलाइज्ड टेक्स्ट बुक इंडियन ज्योग्राफी के लिए लॉन्च करी है। दोस्तों, फ्लिपकार्ट या अमेजोन से आप ये बुक ऑर्डर कर सकते हैं। इस बुक की मदद से आप अपनी प्रेपरेशन को बहुत बेहतर बना पाएंगे। इंडियन ज्योग्राफी का जो आपका कंपोनेंट है वो आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे एग्जाम के अंदर। इसरो जो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये कुछ मेजर मिशंस पे काम करने वाला है 2022 वर्ष में, जिसमें इंपॉर्टेंट मिशन जो है उसमें आता है गगनयान, भारत का पहला मैन्ड स्पेस ट्रेवल, मानव युक्त अंतरिक्ष यात्रा जिसको गगनयान नाम दिया गया है। आदित्य L1 जो कि मिशन होगा टू स्टडी द सन, और चंद्रयान 3 टू स्टडी द सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून, चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, इसके लिए चंद्रयान 3। सूरज के आसपास उसका अध्ययन करना, आदित्य L1। और पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन स्पेस में ह्यूमंस को ले जाने का गगनयान जो है, इसको टेकअप इस साल में किया जाएगा। इसके अलावा बहुत छोटे छोटे सैटेलाइट लॉन्चेस भी जो है वो शेड्यूल्ड है, जिसमें डोमेस्टिक और फॉरेन सैटेलाइट शामिल होंगी, लेकिन मेजरली तीन ये मिशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों मिशन को समझना, जानना बहुत जरूरी हो जाता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारत की प्रीमियर स्पेस एजेंसी है। अलग अलग देशों की अपनी स्पेस एजेंसीज होती है, जिस तरीके से यूएस की नासा है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, रशिया की रॉसकॉस्मोस है, उसी तरीके से भारत की है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बेंगलुरु बेस्ड ये ऑर्गेनाइजेशन है जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में नए नए मिशन जो है वो कैरी आउट करता है। कैसे स्पेस के अंदर जाकर के, यानी कि पृथ्वी की सतह से बाहर जाकर के जो चीजें वहां पर मौजूद है, जो खगोलीय पिंड वहां पर है, उनकी जानकारी एकत्रित करने के लिए अलग अलग मिशन जो है वो इसरो टेकअप करता है। दोस्तों, इसरो के पूरे कामकाज में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे आसपास मौजूद सैटेलाइट्स की, उपग्रह जिन्हें कहते हैं कृत्रिम उपग्रह, इंसान द्वारा भेजे गए उपग्रह जो खगोलीय पिंडों की तरह अंतरिक्ष में, स्पेस में, पृथ्वी या किसी अन्य पिंड के आसपास घूमते हैं। वो सारी की सारी चीजें अगर भारत की तरफ से की जा रही हैं तो वो इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन करता है। दोस्तों, इस साल इसरो के 3 मेजर मिशन जो है उसमें सबसे पहला है गगनयान। गगनयान, गगन यानी कि स्काई, और यान यानी कि व्हीकल, एक ऐसा वाहन जिसमें बैठ करके आसमान में, स्काई में, गगन में जाया जाएगा। ये दरअसल स्पेस मिशन है। दोस्तों, गगनयान का मतलब ये नहीं है कि हमको हवा में ट्रेवल करना है, तो सर वो तो एरोप्लेन की मदद से, जहाज की मदद से भी करते हैं। यहां पर बात हो रही है स्पेस में जाने की, अंतरिक्ष के अंदर जाने की। तो भारत का क्रूड मिशन, जिसमें मानव युक्त मिशन इसको कहा जाएगा, इसमें मानव दल जो है वो मौजूद होगा, इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन 2022। ये अलग अलग स्टेजेस में जो है वो किया जाएगा। गगनयान मिशन में दोस्तों क्या होगा, पहले तो अनमैन्ड फ्लाइट्स जो है वो की जाएंगी। एक लॉन्च व्हीकल के साथ में एक रॉकेट जो है वो भेजा जाएगा। इनिशियली 1 या 2 अनमैन्ड फ्लाइट्स जो है वो की जाएंगी। अगर वो सक्सेसफुली ऑपरेट कर जाती हैं तो उसके बाद मैन्ड मिशन जो है वो किया जाएगा, यानी कि एक व्हीकल के अंदर क्रू मेंबर्स को बिठा करके कुछ समय के लिए स्पेस में भेजा जाएगा और वो अध्ययन करेंगे वहां जाकर के। दोस्तों, क्या इसका पूरा का पूरा फ्रेमवर्क रहने वाला, किस तरीके से ये काम करेगा, ये हमें समझना है। 2022 में ये लॉन्च होना है अनडाउटेडली, इसलिए हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। GSLV, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल क्या होता है दोस्तों, पृथ्वी के आसपास ऑर्बिट्स जो है वो मौजूद है। ये इमेजिनरी पाथ्स है जिसके ऊपर जो
मैन्ड मिशन है या मैन्ड सैटेलाइट्स है या फिर जो मानव निर्मित उपग्रह हैं वो मूव करते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के ऑर्बिट्स आते हैं जिसमें जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल होता है, जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल होता है। दरअसल जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल क्या होता है, ये एक जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में जो किसी भी स्पेस ऑब्जेक्ट को एंटर करेगा वो कहलाएगा जीएसएलवी, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। लॉन्च व्हीकल क्या है? लॉन्च व्हीकल का मतलब होता है प्रक्षेपण यान। दोस्तों लॉन्च व्हीकल को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, कैसे करते हैं सर? कार के माध्यम से, बाइक के माध्यम से, बस के माध्यम से। उसी तरीके से जब पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष तक कोई ऑब्जेक्ट लेकर के जाना है तो उसको ले जाने में एक व्हीकल, एक वाहन की जरूरत पड़ेगी, वो कहलाता है लॉन्च व्हीकल। ये जो गगनयान है ये जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मैक 3 के द्वारा ले जाया जाएगा। तो गगनयान क्या है? एक स्पेस कैप्सूल है जिसके अंदर क्रू मेंबर्स मौजूद होंगे। इसको स्पेस तक पहुंचाना है। दोस्तों ऐसा समझिए जिस तरीके से ट्रेन में जो कोचेस होते हैं उसमें पैसेंजर्स बैठते हैं और इंजन जो है वो कोचेस को लेके जाता है, उसी तरीके से लॉन्च व्हीकल जो है आप समझ सकते हैं ये इंजन है जो कि इस कैप्सूल को, जिसमें मैन्ड मिशन होगा, यहाँ पे साइंटिस्ट जो है, ये एस्ट्रोनॉट्स जो है वो मौजूद होंगे, उनको ये स्पेस में लेकर के जाएगा। इसको नाम दिया गया है जीएसएलवी, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। वो क्या होता है दोस्तों? पृथ्वी की सतह पर हम कोई भी मिशन अगर कैरी आउट करते हैं उसमें कोई भी सैटेलाइट या कोई ऑब्जेक्ट जो है वो पृथ्वी के इर्द गिर्द उसकी कक्षा में स्थापित हो जाता है, उसके ऑर्बिट में मौजूद होता है। यहां पर दो प्रकार के ऑर्बिट्स हमको समझने होंगे। एक कहलाता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और एक कहलाता है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। दोस्तों सिंक्रोनाइज, कभी आपने सुना होगा कोई अगर गाना गा रहा है तो उससे कहा जाता है कि सिंक्रोनाइज करके गाइए, अगर खड़े होना है तो एकदम सिंक्रोनाइज हो जाए। यानी कि दो लोगों की सिंक्रोनाइजेशन क्या होगी? जो काम ए पर्सन कर रहा है वही बी करे। अगर ए ने अपना हाथ उठाया, बी भी अपना हाथ उठाएगा। इस तरीके से हर एक सिमिलर चीज सिंक करके बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चीज करे, उसे कहा जाता है सिंक्रोनाइजेशन। वही चीज है दोस्तों, एक होता है जियो स्टेशनरी और एक होता है जियो सिंक्रोनाइज। जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट कौन सा है? जहां पर, अब ऑर्बिट क्या है? एक इमेजिनरी पाथ है जिसमें कोई सैटेलाइट जो पृथ्वी से भेजा गया वो पृथ्वी के इर्द गिर्द घूम रहा है। दोस्तों जितने टाइम में पृथ्वी अपना एक चक्कर लगाती है या पृथ्वी सूरज का एक चक्कर लगाती है, उतने ही टाइम में अगर ये सैटेलाइट पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, यानी कि जो रोटेशन और रेवोल्यूशन की स्पीड पृथ्वी की है वही सेम स्पीड अगर इस ऑब्जेक्ट की है, तो जिस पाथ में ये मौजूद होगा इसको कहा जाएगा जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। अब दोस्तों जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है वो एक्सटेंडेड वर्जन होता है जियो सिंक्रोनस का। यहां पर पृथ्वी जिस स्पीड से चल रही है ये ऑब्जेक्ट भी उसी स्पीड से मूव करेगा, साथ ही साथ जिस डायरेक्शन में पृथ्वी मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट भी मूव करेगा। ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ये हमारी पृथ्वी और ये ऑब्जेक्ट है, जहां पर पृथ्वी जा रही है ये ऑब्जेक्ट भी पृथ्वी के साथ साथ चल रहा है। जितनी स्पीड से पृथ्वी मूव कर रही है ये ऑब्जेक्ट भी उतनी स्पीड से मूव कर रहा है। इससे क्या होगा दोस्तों? जितनी बार पृथ्वी से इस ऑब्जेक्ट की ओर देखा जाएगा ऐसे लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये मूव ही नहीं कर रहा, ये बिल्कुल पृथ्वी के सामने है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे जैसे पृथ्वी घूम रही है वैसे ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है। पृथ्वी से देखने पर ये नजर आएगा क्या? स्टेशनरी, स्टिल के ये तो रुका हुआ है। इस वजह से वो ऑब्जेक्ट्स जो स्पेस के अंदर जाकर के अर्थ के साथ इस तरीके से सिंक्रोनाइज करते हैं कि स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट एग्जैक्टली सेम हो, जिस वजह से कभी भी अगर धरती पे उस ऑब्जेक्ट को देखें तो ऐसा लगे कि वो ऑब्जेक्ट स्टिल खड़ा है। वो पर्टिकुलर पाथ जिसमें वो मूव करेगा वो कहलाएगा जियो स्टेशनरी। वेयर एज वो पाथ जहां पर पृथ्वी की स्पीड के साथ तो सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है लेकिन डायरेक्शन का या किस तरफ कोई मूवमेंट है उसका कोई भी जिक्र नहीं है, वो जियो सिंक्रोनस कहलाता है। गगनयान मिशन को कैरी आउट किया जाएगा जिस लॉन्च व्हीकल के साथ, वो होगा जीएसएलवी, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। आई होप हम ब्रीफली समझ पाए होंगे कि जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल क्या है। तो श्रीहरिकोटा से जीएसएलवी मार्क 3 जो है वो उड़ान भरेगा और करीब 16 मिनट की उड़ान के बाद ये पहुंचेगा लो अर्थ ऑर्बिट। दोस्तों पृथ्वी की सतह से 2000 किलोमीटर तक के डिस्टेंस में जितना भी इलाका है, जितना भी एरिया है जिसमें सेट होकर के कोई भी ऑब्जेक्ट पृथ्वी के आसपास घूमेगा वो कहलाता है क्या? लो अर्थ ऑर्बिट। तो ये उड़ान भरने के 16 मिनट के अंदर ये 2000 किलोमीटर के से कम की रीच में पहुंचेगा और ये लो अर्थ ऑर्बिट को एंटर कर जाएगा। दोस्तों यहां पर 5 से 7 दिन ये लॉन्च व्हीकल जो है इस कैप्सूल को स्पेस के अंदर घुमाएगा। यहां पर ये लॉन्च व्हीकल जो है
वो स्पेस के अंदर रहेगा। 5 से 7 दिन इसके अंदर के क्रू मेंबर्स जो है वो यहां रहेंगे और उसके बाद ये वापस डीबूस्ट होना शुरू हो जाएगा, ये पृथ्वी की ओर आना शुरू हो जाएगा, जिसमें वो एरिया जिसमें क्रू मेंबर्स मौजूद होंगे वो ग्रेजुअली पृथ्वी की ओर आना शुरू करेगा और पृथ्वी की सतह पर टच डाउन करने से पहले पैराशूट्स जो है वो ओपन होंगे। पैराशूट्स क्यों ओपन होंगे? पैराशूट्स इस वजह से ओपन होंगे ताकि इस फॉलिंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम किया जा सके। अगर ये फ्री फॉल में गिरता है तो अनडाउटेडली जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट हाइट से गिरता है तो क्या उसका हश्र होता है जब वो पृथ्वी की सतह पे टकराता है। इस चीज को अवॉइड करने के लिए बिल्कुल स्लो स्पीड में ये टच डाउन करे सरफेस पे, इस वजह से इसमें पैराशूट लगाए जाएंगे। और ये कहां आकर के गिरेगा? ये गिरेगा अरेबियन सी में, गुजरात के ऑफ कोस्ट पर, यानी कि गुजरात की सीमा से कुछ दूरी पर ये ऑब्जेक्ट, ये कैप्सूल जिसमें क्रू मेंबर्स होंगे वो लैंड करेगा और वहां से इसको रिकवर कर लिया जाएगा। 15 से 20 मिनट में इसको रिकवर कर लिया जाएगा। ये पूरा का पूरा प्लान है। पहली बार भारत मैंड मिशन करने वाला है स्पेस में, यानी कि क्रू मेंबर्स को स्पेस में इस तरीके से भेजा जा रहा है। अगर भारत ऐसा कर लेता है तो दुनिया का 4th नेशन बन जाएगा जिसने अभी तक मैंड मिशन जो है वो करा है। दोस्तों, यूएस है, रशिया है, चाइना है। रशिया भी मैंड मिशन कर चुका है, चाइना भी कर चुका है, यूएस भी कर चुका है। इसके अलावा अगर हमारा मोस्ट प्रोबेबली हम प्रे भी करेंगे कि गगनयान मिशन जो है वो डेफिनेटली कामयाब हो, तो गगनयान मिशन जो है वो करने के बाद भारत चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसने मैंड मिशन को कैरी आउट किया होगा। दोस्तों, इस मिशन के साथ में इसरो की कैपेबिलिटीज जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट होंगी। इसरो लो अर्थ ऑर्बिट में जाकर के सेफली वापस आने का अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको रिप्रेजेंट करेगा और इससे इसरो की कैपेबिलिटीज जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट होंगी। गगनयान के अंदर अनमैन्ड मिशन होंगे और मैन्ड मिशन होगा। केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है कि पहले अनमैन्ड मिशन कीजिए, यानी कि ये सेम प्रोसेस फॉलो कीजिए, लेकिन उसमें कोई भी क्रू मेंबर नहीं होगा, क्योंकि सरकार चाहती है कि किसी भी एस्ट्रोनॉट की जान को जो है वो खतरा ना हो। एक बार अनमैन्ड मिशन जो है वो सक्सेसफुली कैरी आउट हो जाते हैं, उसके बाद मैन्ड मिशन जो है वो किया जाएगा। और ये अनमैन्ड मिशन की को करने की जो प्रक्रिया है वो 2022 में शुरू होनी है। ये 7 दिन का मैन्ड मिशन होगा। इससे एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ले होगा भविष्य में ह्यूमन का स्पेस एक्सप्लोरेशन में। आप सभी जानते हैं दोस्तों, फॉरेन कंट्रीज में कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो स्पेस ट्रैवल करा रही हैं। कुछ ही समय पहले, ऑलमोस्ट लास्ट ईयर की बात है, जब स्पेस एक्स ने और जो एरिजोना है, जो कि प्राइवेटली ओन्ड स्पेस एजेंसीज हैं, इन्होंने स्पेस टूरिज्म की बात करी थी कि हम जाएंगे स्पेस के अंदर, वहां पर घूम करके आएंगे। अमेजोन के जो ओनर हैं जेफ बीजोस, उन्होंने अपनी स्पेस एजेंसी के एक स्पेसक्राफ्ट में अंतरिक्ष भ्रमण जो है वो किया था। इसी तरीके के प्रोजेक्ट्स, इसी तरीके के मिशन जो है वो भारत में भविष्य में कर पाएगा अगर हमारा ये गगनयान मिशन जो है वो पूरे तरीके से सफल रहता है। तो जो ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम्स हैं उसके लिए भारत के दरवाजे भी खुल जाएंगे। विद इट्स मैन्ड मिशन in 2023, India aims to become the 4th nation to send humans to space after US, Russia and China। जो मैंने आपको पहले बताया, 2022 में अनमैन्ड मिशन शुरू हो जाएंगे और 2023 में मैन्ड मिशन जो है वो कैरी आउट होगा और 3 देशों की श्रृंखला में चौथा देश जो है वो भारत बन जाएगा। इसके अलावा भारत जो है इट इज इन प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इट्स ओन स्पेस स्टेशन। जैसे अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है, उसी तरीके से भारत भी अपना खुद का स्पेस स्टेशन जो है वो एस्टेब्लिश करना चाहता है। दोस्तों, स्पेस स्टेशन क्या है? एक बहुत बड़ा स्पेस क्राफ्ट जो कि अंतरिक्ष में ही रहता है। अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन एक बहुत बड़ा स्पेस क्राफ्ट है जो अंतरिक्ष में, स्पेस में रहता है। जो भी स्पेस ट्रेवल पे जाते हैं वो इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाकर के हॉल्ट करते हैं। वैसा ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो भारत अपने लिए खुद का बनाना चाहता है, जिसमें अपनी इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हुए भारत जो है वो रिसर्च करना चाहेगा। ये मिशन कैरी आउट किया जाएगा। ये अपना स्पेस स्टेशन बनाने की बात जो है वो गगनयान के बाद जो है वो पुट फॉरवर्ड की जाएगी। गगनयान मिशन की अगर हम बात करें तो इसरो जो है वो इंडिजीनियसली नई नई टेक्नोलॉजीज बना रहा है। कैसे ये पूरा का पूरा मिशन कैरी आउट होगा? जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसका जो निर्माता है वो यहाँ पर इसरो खुद है। ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल है, क्रू एस्केप सिस्टम है, हैबिटेबल ऑर्बिटल मॉड्यूल है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, यानी कि जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनकी सेफ्टी के संबंध में कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि सेफेस्ट मिशन के रूप में ये मिशन जो है वो कैरी आउट किया जा सके। डिजाइनिंग का काम जो है वो चल रहा है, अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस में प्रोसेसेस जो है वो पहुंचे हैं और ये मिशन कैरी आउट किया जाएगा GSLV Mark 3 के साथ, जो कि एक 3 स्टेज हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है जो गगनयान को अपनी लो अर्थ ऑर्बिट तक पहुंचाएगा। और GSLV Mark 3 जो है वो अभी तक का सबसे
हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है इसरो का, जो कि इतने बड़े पेलोड को, पेलोड यानी कि अमाउंट ऑफ वेट जो एक लॉन्च व्हीकल को कैरी करना होता है, इसरो का सबसे भरोसेमंद लॉन्च व्हीकल जो है उनमें से एक जीएसएलवी मार्क 3 है, जो काफी हैवी पेलोड्स को, काफी हैवी कैपेसिटीज के साथ वजन को उठा करके अंतरिक्ष तक जा सकता है, उसका इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। दोस्तों जीएसएलवी क्या है ये मैंने आपको बताया, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। आई होप ये हम समझ पाए होंगे। इसमें एक टर्म इस्तेमाल हो रही है मार्क 3। दोस्तों ये मार्क 3 जो है ये रिप्रेजेंट करता है 3 स्टेज रॉकेट को। अब सवाल ये है कि ये स्टेजिंग क्या होती है, ये 3 स्टेज रॉकेट का क्या अर्थ है। दोस्तों एक कंसेप्ट आता है जिसे कहा जाता है क्या, रॉकेट स्टेजिंग, या फिर इसको कहा जाता है लॉन्च व्हीकल स्टेजिंग। इसको रॉकेट स्टेजिंग या लॉन्च व्हीकल स्टेजिंग कहा जाता है। दोस्तों आपने सुना होगा मार्क 3 रॉकेट, मार्क 2, ये स्टेजेस होते हैं। दरअसल स्टेजेस क्या है इसको समझने के लिए दोस्तों हमको पहले मान लीजिए ये एक लॉन्च व्हीकल है। इस लॉन्च व्हीकल से आप सभी जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, ये लॉन्च व्हीकल क्या है, एक रॉकेट की तरह होता है। इसका क्या काम है, इसका काम है एक ऑब्जेक्ट को पृथ्वी से ले जाकर के अंतरिक्ष में पहुंचाना। तो सबसे पहले तो इस लॉन्च व्हीकल के अंदर, इस रॉकेट के अंदर, इस वाहन के अंदर वो जगह होनी चाहिए जहां पर जिस भी ऑब्जेक्ट को हम स्पेस तक ले जाना चाहते हैं उसको पहुंचाया जाए। तो इसको कहा जाता है पे लोड। कोई सैटेलाइट हो सकता है, कोई ह्यूमन क्रू कैप्सूल हो सकता है, इन सभी चीजों को पे लोड जो है वो कहा जाता है। इसके बाद आता है इसमें गाइडिंग मैकेनिज्म। ये इसमें पूरी मशीनरी रहती है जहां पर किस दिशा में इसको जाना है, कैसे टेक ऑफ करना है, ये सारी की सारी जानकारी रहती है। उसके बाद आते हैं फ्यूल स्टेजेस 1 2 3। ये 3 स्टेजेस का फ्यूल इसमें इस्तेमाल होगा। दरअसल दोस्तों फ्यूल स्टेजेस क्या होती है, फ्यूल स्टेजेस को आप समझ सकते हैं फ्यूल टैंक्स की तरह। जैसे ही ये लॉन्च व्हीकल लॉन्च करेगा, इसका फ्यूल जो है वो बर्न होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले मान लीजिए ये 3rd स्टेज वाला फ्यूल जो है वो बर्न हुआ। दोस्तों जैसे ही ये पूरा का पूरा फ्यूल बर्न हो गया, अब ये वाला कंपार्टमेंट जो है ये खाली हो गया। अब पूरे इस मिशन में इस खाली कंपार्टमेंट का कोई भी काम नहीं है। लेकिन सवाल ये था कि इस खाली कंपार्टमेंट के वजन को ये रॉकेट क्यों उठा रहा था। ये कंपार्टमेंट अब खाली हो चुका था, फ्यूल जो है वो 2nd और 1st स्टेज में बचा था। लेकिन अगर ये कंपार्टमेंट सिंगल एक फ्यूल टैंक होता तो बिना किसी रीजन के एक खाली फ्यूल टैंक का वजन जो है वो उठाना पड़ता। और दोस्तों हम बात कर रहे हैं स्पेस मिशन की, जहां पर इस ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी को डिफाई करके ऊपर जाना है। जितना वजन कम होगा उतने इजीली मिशन जो है वो कैरी आउट हो पाता है। यानी कि इस अननेसेसरी वजन को अगर हम इस रॉकेट से अलग कर दें तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। वही चीज होती है, जैसे ही इस 3rd फ्यूल टैंक का फ्यूल खत्म होगा, ये फ्यूल टैंक जो है वो रॉकेट से अलग हो जाएगा। अब रॉकेट बचा सिर्फ 2 स्टेज का, 2nd और 1st। सेम चीज रिपीट होगी 2nd स्टेज के लिए भी। जब 2nd स्टेज का फ्यूल खत्म हो जाएगा, 2nd स्टेज भी जो है वो अलग हो जाएगी और लास्ट में बचेगी 3rd स्टेज। 3rd स्टेज में क्या होगा, या 1st स्टेज अगर हम इस तरीके से जा रहे हैं 3rd 2nd 1, तो 1st स्टेज ये लास्ट मोमेंट तक रहेगी जब तक पूरा का पूरा मिशन जो है वो कैरी आउट नहीं हो जाता। तो 3 स्टेजेस में इसका फ्यूल जो है वो बर्न होगा, जिस वजह से इसको जीएसएलवी मार्क 3 रॉकेट जो है वो कहा जा रहा है। आई होप दोस्तों हम यहां तक समझ पाए होंगे जीएसएलवी मार्क 3 क्यों चुना गया है, क्योंकि सबसे एडवांस्ड, सबसे बेहतरीन काम करने वाला इसको सिस्टम जो है वो माना गया है, लॉन्च व्हीकल जो है वो माना गया है इसरो के द्वारा। दोस्तों ये गगनयान मिशन जो है इसको नॉर्मली 2021 में कैरी आउट किया जाना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसकी डेट जो है इट हैज बीन पुश्ड टू 2022। ये एक इंपॉर्टेंट मिशन है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट मिशन जो है उसका नाम है आदित्य L1। दोस्तों आदित्य शब्द इस्तेमाल किया जाता है। अगर हिंदी में हम सूरज के पर्यायवाची देखें तो आदित्य जो है वो सिनोनिम है सूरज के। तो सन एक्सप्लोरेशन के लिए, सन को स्टडी करने के लिए इसरो जो है वो एक मिशन लेकर के आ रहा है जिसका नाम है आदित्य L1। आदित्य ये एक स्पेस मिशन होगा जिसमें एक स्पेसक्राफ्ट, एक सैटेलाइट जो है इट वुड बी प्लेस्ड इन अ स्पेस एट अ पॉइंट नोन एज L1, लैग्रेंज पॉइंट। आदित्य इसको नाम दिया गया है क्या, आदित्य L1। L1 क्यों कहा गया, आदित्य जो है वो सिनोनिम होता है सन का। L1 क्या है, L1 स्पेस के अंदर एक पॉइंट होगा जहां पर इसको सेट किया जाएगा। अब पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि वाकई में आप कभी स्पेस में जाए तो आप वहां ढूंढ रहे हो कि सर ने तो बताया था यहाँ L1 पॉइंट है, वो L1 पॉइंट मुझे कहां मिलेगा। दोस्तों ये एक इमेजिनरी पॉइंट है लेकिन इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है। ये सन है, ये अर्थ है। सन और अर्थ के बीच में एक जगह ऐसी होगी जहां पर
दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक दूसरे को बैलेंस कर रही है। दोस्तों क्या हो रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट स्पेस में आप जानते हैं उसके अंदर एक ग्रेविटेशनल पुल रहती है। पृथ्वी अपनी ग्रेविटेशनल पुल से चीजों को अपनी ओर खींचेगी, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है वो चीजों को अपनी ओर खींचेगा। तो इसको हम ऐसे समझते हैं, जब भी कोई ऑब्जेक्ट यहां तक था तो पृथ्वी इसको अपनी ओर खींच रही थी क्योंकि पृथ्वी का ग्रेविटेशनल पुल था। अगर ये ऑब्जेक्ट सन के पास होगा तो सूरज इसको अपनी ओर खींचेगा, लेकिन बीच में कहीं एक पॉइंट आएगा जहां पर दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी, यानी कि जितनी फोर्स से पृथ्वी इसको अपने पास खींच रही है उतनी ही फोर्स से सन भी जो है वो इसको अपने पास खींच रहा है। अनडाउटेडली दोस्तों सन बड़ा है, इस वजह से ग्रेविटेशनल पुल जो है वो सन की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अर्थ। तो ये पॉइंट जहां पर दोनों की ग्रेविटेशनल पुल बैलेंस होगी, इट हैज टू बी समवेयर नियरर टू अर्थ, क्योंकि जितना सूरज के करीब आएगा सूरज की फोर्स उतनी स्ट्रांग होती जाएगी। हमको सूरज की ग्रेविटेशनल पुल को इतना वीक करना था कि अर्थ की और सूरज की ग्रेविटेशनल पुल जो है वो बराबर हो जाए। अब इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए हमें पता है कि सन में बहुत ज्यादा शक्ति है, अर्थ में उसके कंपैरिजन में ग्रेविटेशनल पुल कम है। तो हम बोलेंगे कि सूरज भैया ऐसा है, पृथ्वी छोटी सी है, पृथ्वी के साथ तुम्हारी ग्रेविटेशनल पुल को मैनेज करने के लिए वी आर गोइंग समवेयर नियर टू अर्थ। पृथ्वी के करीब एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर फोर्स जो है वो नलीफाई हो जाएगी, यानी कि जितनी पुल से सन खींच रहा है ऑब्जेक्ट को अपनी ओर, उतनी ही पुल से अर्थ भी जो है वो ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचेगा, जिस वजह से ओवरऑल फोर्स जो है वो जीरो हो जाएगी और ऑब्जेक्ट यहां पर स्टैटिक हो जाएगा। ये कहलाएगा आपका लैग्रेंज पॉइंट L1। यहां पर इस स्पेसक्राफ्ट को जो है, इस सैटेलाइट को जो है वो सेट कर दिया जाएगा और यहां पर रह करके ये सूरज की स्टडी जो है वो करेगा, रिसर्च जो है वो सन के ऊपर करेगा। लैग्रेंज पॉइंट एक वो पोजीशन है जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स सन और अर्थ की, सिर्फ सन और अर्थ की नहीं दोस्तों, कोई भी दो बॉडीज जो स्पेस में मौजूद है, हर एक बॉडी एक ग्रेविटेशनल पुल जो है वो एक्सर्ट करती है दूसरे के ऊपर। किन्हीं दो बॉडीज के बीच में जब ग्रेविटेशनल पुल जो है वो इक्वल हो जाती है, यानी कि दोनों की फोर्स जो है वो नलीफाई हो जाती है, जितनी फोर्स से ऑब्जेक्ट ए मुझे अपनी ओर खींच रहा है उतनी फोर्स से ऑब्जेक्ट बी भी खींच रहा है, तो मैं समवेयर मिडल में आकर के रुक गया। अगर इनकी फोर्स बराबर है तो इसको लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है और सन और अर्थ के बीच में ये L1 पॉइंट होगा जहां पर आदित्य L1 जो है ये एस्टेब्लिश होगा। दोस्तों इस तरीके का दिखेगा ये आदित्य L1 मिशन। इसके अंदर अलग अलग पेलोड्स होंगे। पेलोड्स क्या होते हैं दोस्तों, अलग अलग सैटेलाइट्स या अलग अलग सिस्टम जिनको किसी ऑब्जेक्टिव के साथ स्पेस में भेजा जा रहा है। तो ये होगा आदित्य L1 मिशन। दोस्तों अगर सन और अर्थ के बीच में L1 पॉइंट की बात करें तो करीब 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम अर्थ जो है वो L1 पॉइंट मौजूद है। धरती से सूरज की जितनी दूरी है उसका 0.01 जो डिस्टेंस है वहां पर मौजूद है ये L1 पॉइंट। इस आदित्य L1 को जब लैग्रेंज पॉइंट पे सेट कर दिया जाएगा, ये वहां से स्टडी करेगा सन का कोरोना। कोरोना क्या होता है, विजिबल एंड इंफ्रारेड रेज। आप सभी ने सुना होगा दोस्तों विब ग्योर के बारे में। विब ग्योर क्या होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। रेड से बियॉन्ड आती हैं इंफ्रारेड, वॉयलेट के बियॉन्ड आती हैं अल्ट्रा वॉयलेट। इसको हम दोबारा से समझेंगे दोस्तों। सूरज से जो रेज आती है उसमें से हमको नजर आती है सिर्फ विजिबल लाइट। विजिबल क्या है, जिसको देख पाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो रोशनी हमको सूरज से आती हुई दिख रही है वही रेज है, इसके अलावा भी अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेज जो है वो आती है। हमने विबग्योर के बारे में सुना है। विजिबल लाइट क्या होती है, इसको बोला जाता है विबग्योर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। रेड के आगे है इंफ्रारेड और वॉयलेट के बियॉन्ड है अल्ट्रा वॉयलेट। ये कैसे डिवाइन होगा, रेड से ज्यादा वेवलेंथ जिनकी है वो इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव्स है, रेडियो वेव्स है, और वॉयलेट से कम वेवलेंथ जिनकी है वो अल्ट्रा वॉयलेट है, एक्स रेज है, गामा रेज। इन सारी की सारी रेज को स्टडी करेगा आदित्य L1 मिशन। जैसे सन के कोरोना में क्या आती है, विजिबल एंड नियर इंफ्रारेड रेज। जो कोरोना है सन का, विजिबल और नियर इंफ्रारेड, यानी कि इस पर्टिकुलर वेवलेंथ लिमिट में यहां से लेकर के यहां तक की जो रेज है इसको स्टडी किया जाएगा। ये सन के कोरोना से आ रही है। फिर आती है सन्स फोटोस्फीयर, सॉफ्ट एंड हार्ड एक्सरेज। सूरज से आने वाली एक्सरेज जो है वो फोटोस्फीयर से आएंगी। क्रोमोस्फीयर, अल्ट्रा वायलेट, ये जो रीजन है ये क्रोमोस्फीयर का को स्टडी करेगा। इसके अलावा सोलर एमिशन, सोलर विंड्स, ये सारी की सारी चीजें जो है वो आदित्य L1 के द्वारा स्टडी की जाएंगी। इट विल कैरी आउट राउंड द क्लॉक इमेजिंग ऑफ सन।
पूरा पूरा दिन सूरज की तस्वीरें जो है वो ये निकालता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसे पॉइंट पे मौजूद है जहां पर ना तो इसको पृथ्वी अपनी ओर खींच सकती है ना सूरज अपनी ओर खींच सकता है। ये एक बैलेंस पॉइंट पर है, L1 पर है। और दोस्तों इसकी L1 पॉइंट की या लैग्रेंज पॉइंट की एडवांटेज ये है कि क्योंकि ये ऑब्जेक्ट यहां पर बैलेंस्ड है, इसको L1 पॉइंट पे खड़े रहने के लिए कोई फ्यूल की आवश्यकता नहीं है। फ्यूल तो तब होता अगर इसको ग्रेविटी को डिफाई करना होता, चाहे सूरज की या पृथ्वी की, लेकिन ये तो ऑलरेडी उस पॉइंट पे बैलेंस है, इस वजह से फ्यूल कंजम्पशन जो है वो इसकी कम होगी। और राउंड द क्लॉक इस पॉइंट पे रह करके आदित्य L1 मिशन जो है वो सूरज की रिसर्च, सूरज की स्टडी जो है वो कर पाएगा। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट मिशन है। तीसरा मिशन जो है उसका नाम है चंद्रयान 3। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है भारत के लिए। इसरो एम कर रहा है कि 2022 में चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो कराई जा सके, क्योंकि 2019 में चंद्रयान 2 की हार्ड लैंडिंग हुई थी, जिस वजह से पार्शियली सक्सेसफुल मिशन जो है वो चंद्रयान 2 को माना गया था। दरअसल दोस्तों हुआ क्या था, जुलाई 22 2019 को भारत के इसरो द्वारा चंद्रयान 2 मिशन को कैरी आउट किया गया। दोस्तों चंद्रयान 2 मिशन में 3 पार्ट्स थे। वो 3 पार्ट्स क्या थे चंद्रयान 2 मिशन के, वो हम समझ लेते हैं। चंद्रयान 2 के 3 पार्ट्स थे। पहले पार्ट में एक ऑब्जेक्ट को जाकर के मून के ऑर्बिट में सेट होना था। ऑर्बिट क्या होता है? कक्षा, एक इमेजिनरी पाथ जिस पर चलते हुए कोई भी ऑब्जेक्ट जो है एक हेवनली बॉडी के चक्कर लगाता है। यहां पर हेवनली बॉडी क्या है? मून। दोस्तों एक पूरा का पूरा स्पेस मिशन भारत से कैरी आउट किया गया, जिसके 3 पार्ट्स थे। पहला था ऑर्बिटर। दोस्तों इस ऑर्बिटर में क्या होना था, एक स्पेस क्राफ्ट में से एक सैटेलाइट जैसा ऑब्जेक्ट निकलना था, जिसको मून के ऑर्बिट में जाकर के सेट हो जाना था। इसको अब इस मून के ऑर्बिट में रह करके मून के आसपास गोल गोल घूमना। ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट था लैंडर और तीसरा पार्ट था रोवर। ये चंद्रयान 2 की हम बात कर रहे हैं। दोस्तों होना क्या था, जैसे ही ऑर्बिटर ने सेट होना था अपने ऑर्बिट में, उसके बाद इस ऑर्बिटर में से निकलना था लैंडर। लैंडर अगेन एक छोटा सा स्पेस इक्विपमेंट था, जिसने स्लोली जाकर के मून के सरफेस पे लैंड करना था। ये दूसरा पार्ट था। और तीसरा पार्ट क्या था, लैंडर के मून के सरफेस पे पहुंचने के बाद इस लैंडर में से एक छोटा सा व्हीकल निकलना था, जिसके नीचे टायर्स लगे थे। इसको कहा गया था क्या? रोवर। और इस रोवर ने अपने ऊपर लगे टायर्स की मदद से मून के सरफेस पर जाकर के कुछ सैंपल्स कलेक्ट करने थे। ये 3 स्टेजेस में चंद्रयान 2 मिशन कैरी आउट होना था। दोस्तों जुलाई 2019 में ये मिशन जो है वो टेकअप हुआ। शेड्यूल ये था कि सितंबर 7 2019 को लैंडर जो है वो मून की सतह पर पहुंचेगा। दोस्तों पहला मिशन जो ऑर्बिटर था वो अपने ऑर्बिट में दाखिल हो गया। आज भी चंद्रमा के इर्द गिर्द चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर जो है वो मूव कर रहा है। लेकिन दोस्तों जो लैंडर था, जिसको स्मूथ लैंडिंग करनी थी, सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी मून के सरफेस पे, वैसा नहीं हो पाया। जैसे ही प्लान ये था कि लैंडर को लैंड करना है, जैसे ही वो स्मूथ लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, उस सॉफ्ट लैंडिंग के 2 घंटे के भीतर उस लैंडर में से एक हैच, एक दरवाजा जो है वो खुलेगा। उस हैच से एक रैंप बनेगा और अंदर से निकलेगा रोवर। दोस्तों लैंडर का नाम था विक्रम लैंडर। भारत के स्पेस प्रोग्राम, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई के नाम पर लैंडर को नाम दिया गया था विक्रम लैंडर। और उसके अंदर से सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए निकलना था प्रज्ञान रोवर। ये हमारा प्लान था कि लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, उसके 2 घंटे में रोवर निकलेगा और रोवर सरफेस से सैंपल्स लेना शुरू करेगा। ये प्लान था दोस्तों। ये क्या है, ये होना था हमारा विक्रम लैंडर और ये अंदर से इसके निकल रहा था प्रज्ञान रोवर। लेकिन चीजें जो है वो एज प्लान हुई नहीं। सितंबर 2019 को विक्रम लैंडर की ऑर्बिटर में जैसे ही पूरा का पूरा इक्विपमेंट दाखिल हुआ, विक्रम लैंडर की लैंडिंग जो है वो शुरू हुई। ये ऑर्बिट 30 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक पहुंच गया, यानी कि अब लैंडर जो है वो मून के सरफेस से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर था। सबको लगा कि चंद सेकंड्स में लैंडर जो है वो सरफेस पे लैंड कर जाएगा, लेकिन जैसे ही कुछ सेकंड रह गए थे, मात्र 2 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया था, कम्युनिकेशन जो है वो इसरो के साथ में ब्रेक हो गया। क्यों ब्रेक हुआ? क्योंकि लैंडर की हो गई थी हार्ड लैंडिंग। उसको स्मूथली मून के सरफेस पे गिरना था, लेकिन वो धड़ाम से आकर के 2 किलोमीटर की हाइट से सीधा क्रैश लैंड हुआ मून के सरफेस पे। यानी कि मिशन जो है वो पार्शियली सक्सेसफुल हो पाया था। सक्सेसफुल पोर्शन क्या था, जो ऑर्बिटर है वो आज भी वहां पर मौजूद है, वो चंद्रमा के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है, लेकिन लैंडर जो है वो सक्सेसफुली लैंड नहीं कर पाया, क्रैश लैंड हो गया। अब जब लैंडर ही सही सलामत नहीं पहुंचा तो रोवर को कैसे हम मूव कर सकते थे। दोस्तों ये तस्वीर 2019 की आप सभी ने देखी होगी, जब ये मिशन कैरी आउट हो रहा था। सितंबर 7 का वो दिन
माननीय प्रधानमंत्री जी खुद इसरो के हेडक्वार्टर्स में मौजूद थे, वो देख रहे थे और पूरा भारत इंतजार कर रहा था इस विक्रम लैंडर की स्मूथ लैंडिंग का, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उस समय तत्कालीन जो इसरो के चेयरमैन थे डॉक्टर के सिवन, वो भावुक हो उठे थे क्योंकि उनकी वर्षों की मेहनत, बहुत लंबे समय से चंद्रयान 2 के लिए प्लान किया जा रहा था, बहुत हाई होप्स के साथ ये मिशन कैरी आउट किया गया था, लेकिन अपने मिशन के सक्सेस के जस्ट कुछ सेकंड पहले मिशन जो है वो पार्शियली सक्सेसफुल रहा, जिस वजह से भावुक हो उठे थे कौन, इसरो के तत्कालीन चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन जो थे डॉक्टर के सिवन, और उनको इस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है वो हौसला दिया था कि कोई बात नहीं है, भारत दोबारा से एक मिशन कैरी आउट करेगा और उस मिशन का नाम होगा क्या, चंद्रयान। आई होप दोस्तों हम चंद्रयान 2 की पूरी स्टोरी जो है वो समझ पाए होंगे, क्या हुआ था चंद्रयान 2 के साथ। अब चंद्रयान 3 में क्या करना है, चंद्रयान 3 में हमें दोबारा से लैंडर की करानी है सॉफ्ट लैंडिंग, और ये भी 2022 में होना जो है वो तय है। इससे पहले चंद्रयान 1 जो है वो किया गया था। चंद्रयान 1 जो है वो भारत का पहला लूनर मिशन था, चंद्रमा की सतह पर या चंद्रमा की ऑर्बिट में जाने वाला पहला मिशन जो है भारत की ओर से वो चंद्रयान 1 था। 2008 में इसको लॉन्च किया गया था, अक्टूबर 2008 में, और अगस्त 2009 तक ये मिशन जो है वो कैरी आउट किया गया था। चंद्रयान 1 की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, सब चंद्रयान 1 की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि चंद्रयान 1 ने मून का जो डेटा कलेक्ट किया था उससे ये बात पता चली थी कि मून के ऊपर वाटर आइस जो है वो मौजूद है। चंद्रमा की सतह पर पानी की पुष्टि करने का श्रेय भारत के इसरो के चंद्रयान 1 मिशन को जाता है, जिस बात की घोषणा नासा ने सितंबर 2009 में करी थी कि चंद्रयान 1 मिशन से जो इंफॉर्मेशन सामने आई है उससे ये चीज क्लियर हो गई है कि मून की सतह पर पानी है। तो दोस्तों ये 3 मेजर मिशन है, गगनयान, आदित्य L1 और चंद्रयान 3। आई होप इन तीनों मिशन को जो है वो समझ पाए होंगे। इन 3 मेजर मिशन के अलावा बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्चेस भी जो है वो इसरो द्वारा किए जाएंगे, यानी कि भारत के स्पेस वेंचर के लिए 2022 का साल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो न्यूज के अंदर था, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस साल में कौन कौन से स्पेस मिशन जो है वो इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन करने वाली है। आई होप दोस्तों हम ये पूरे के पूरे लेक्चर को इन डेप्थ इन डिटेल समझ पाए होंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट्स आपके लिए गुड न्यूज है, इंडियन ज्योग्राफी की अब टेक्स्ट बुक जो है वो स्टडी आईक्यू ने लॉन्च कर दी है। फ्लिपकार्ट या अमेजन पर जाकर के आप टेक्स्ट बुक प्राप्त कर सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस है, मैप्स है, डायग्राम्स है, जिनकी मदद से इंडियन ज्योग्राफी को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो डेफिनेटली इस बुक को ऑर्डर करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।